हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन हब हजारीबाग में। आज इस वीडियो में हम लोग जो ज्योग्राफी का स्टार्ट किए थे सीरीज, कक्षा 6 का जो सीरीज स्टार्ट किए थे उसमें हम 2 चैप्टर को पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग तीसरे चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। देखने वाले हैं तीसरे चैप्टर को, ठीक है। और तीसरा चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ, ठीक है। उससे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो अगर पहली बार आपको ये वीडियो मिला है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है, एक घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति, ठीक है। तो चलिए पढ़ते चलते हैं और समझते चलते हैं, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, ठीक है। एक घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति, ठीक है। घूर्णन गति क्या है अभी समझेंगे, परिक्रमण गति क्या है वो भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर जो घूमता है, जैसे लट्टू घूमते हुए देखते हैं ना, तो जहाँ एक जगह खड़े हुए होकर के जैसे घूम रहे, गोल गोल से घूम रहे, तो उस तरीके का जो घूर्णन होता है उसको हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य है ना, और पृथ्वी इसके चारों ओर घूम रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपना कक्षा में घूम रही, तो इस तरीके से जो गति हो रहा है इसको हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं। लेकिन अपने अक्ष पर ही यहीं पे भी गोल गोल घूमती है, इस गति को घूर्णन गति कहते हैं, ठीक है। अब दोनों का क्या महत्व है इसको हम लोग समझेंगे अभी, ठीक है। घूर्णन गति के कारण से ही होता है दिन और रात, और परिक्रमण गति के कारण से ही होता है एक पूरे वर्ष और जिसमें ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। चलिए समझते हैं। और पृथ्वी का कक्ष एक काल्पनिक रेखा है। जो पृथ्वी का कक्षा बोलते हैं वो भी पृथ्वी का जो अक्ष है, अक्ष जो है वो एक काल्पनिक रेखा है, कोई रेखा खींच के नहीं रखा हुआ है, ठीक है। कि इस तरीके से मतलब जैसे ग्लोब को हम लोग टांग के रखते हैं और उसी को अक्ष मानते हैं, उस तरीके से पृथ्वी के आर पार कोई अक्ष नहीं है, ठीक है। वो एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री के कोण बनाती है, ठीक है। जो पृथ्वी का झुकाव है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुका हुआ है, तो 66.5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद वह समतल कक्ष जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल भी कहते हैं, और जो समतल बना हुआ है उसको कक्षीय समतल भी कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, ये हम लोग सब कोई जानते हैं कि पृथ्वी को प्रकाश जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है, सूर्य से मिलता है, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी का आकार गोले के समान है, ठीक है, इसलिए इसे एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, ठीक है। पृथ्वी गोला जैसा है। अब जो पृथ्वी का भाग सूर्य का रोशनी के सामने आता है वहाँ दिन होता है, जबकि दूसरा भाग सूर्य की रोशनी से दूर रहता है तो वहाँ रात रहता है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ पे रात होती है, ठीक है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। मतलब पृथ्वी का आधा भाग दिन रहता है तो आधा भाग हमेशा रात में रहता है, और जो दिन और रात को डिवाइड कर रहा है, मतलब जिस ओर दिन है जिस ओर रात है तो उसके बीच में एक डिवाइड है हो रहा, ठीक है। तो उस वृत्त जैसा पूरा बन रहा है, जैसे ये है हमारे मान लेते हैं पृथ्वी, ठीक है। तो आधे भाग पर अगर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो आधे भाग पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये ऐसे दिख रहा है आपको, है ना। लेकिन ये पूरा रिंग के जैसा घुमा हुआ ऐसे करके है हुआ, ठीक है। तो ये एक वृत्त जैसा बनता है, इसी को बोलते हैं प्रदीप्त वृत्त, ठीक है, जो दिन और रात को डिवाइड करता है, ठीक है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, ठीक है। यह वृत्त जो है वो अक्ष के साथ नहीं मिलेगा, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है, ठीक है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर
एक पूरा घूर्णन पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। ठीक है, घूर्णन के समय काल को ही पृथ्वी का दिन कहा जाता है। ठीक है, और यह पृथ्वी की दैनिक गति भी कहलाता है। ठीक है, तो घूर्णन का समय काल ही जो होता है वो पृथ्वी का एक दिन कहलाता है। इसीलिए हम लोग एक दिन में बोलते हैं 24 घंटा होता है। ठीक है, और ये पृथ्वी का दैनिक गति, मतलब प्रत्येक दिन इतना गति होता है, दिन इसी से परिवर्तन होता है, इसलिए इसको दैनिक गति कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए चित्र 3.1 दिखाया गया है। ये विषुवत रेखा कुछ इस तरीके से झुका हुआ, देखो पृथ्वी जो है, देखिए पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पर इतना झुका हुआ है 6.68 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ये इस तरीके से अगर हम मिलेंगे तो कक्षीय समतल ये कहलाता है। ये पृथ्वी का क्या है, कक्षीय समतल है। ठीक है, और ये क्या है, इसके साथ 6.68 डिग्री झुका हुआ है, इसके कारण से दिखा रहा है ये। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, ये पूरा 90 डिग्री होगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक 23.5 डिग्री झुका, और यहाँ से यहाँ तक मेन झुकाव यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो ये 6.66 डिग्री झुकाव होता है। ठीक है, ये कर्क रेखा है। ठीक है, ये मकर रेखा है, और ये विषुवत रेखा है। ठीक है, और सूर्य हमेशा, सूर्य का जो किरणें पड़ती है वो यहाँ पे ही पड़ता है, इसी जगह पर पड़ता है। ठीक है, ज़्यादातर। ठीक है, और ये दिखा रहा है प्रदीप्त वृत्त को, इधर वाले भाग में दिन है, इधर वाले भाग में रात है। ठीक है, ये सूर्य का किरण आ रहा है। ठीक है, ये सूर्य का किरण आ रहा है, जिस ओर पड़ रहा है उस ओर दिन, और जिधर नहीं पड़ रहा है सूर्य का किरण उधर रात। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं अब आगे। ठीक है, अब यहाँ एक सोचने वाली बात बोला है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। तो पृथ्वी अगर घूर्णन नहीं करेगा तो होगा कुछ क्या कि जिस तरफ सूर्य का प्रकाश पड़ेगा उस तरफ हमेशा दिन रहेगा, और जिस तरफ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा वहाँ हमेशा रात रहेगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ आगे है। सूर्य के तरफ वाले भाग, पृथ्वी के भाग पर हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। ठीक है, जिधर अब दिन रहेगा, आप लोग महसूस किए होंगे कि दिन के समय में जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, रात में फिर घटता है। वहीं दूसरे भाग में अगर बात करें तो हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी। ठीक है, हमेशा वहाँ पे क्या पड़ेगी, ठंड पड़ेगी। ठीक है, इस तरह की अव्यवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा, और इस तरह का अगर अव्यवस्था होगा तो जीवन संभव न ज़्यादा ठंड में भी है और न ही ज़्यादा गर्मी में भी है। ठीक है, इसलिए पृथ्वी का घूर्णन गति बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। परिक्रमण गति इसको कहा जाता है, मतलब परिक्रमा कर रहा है ना। पृथ्वी का एक वर्ष या 365.1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो है वो सूर्य का एक चक्कर 365 दिन और एक दिन का 1/4 हिस्सा, मतलब 6 घंटा। ठीक है, हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। मतलब पृथ्वी अगर देखा जाए तो पूरा एक चक्कर जो है वो 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है। ठीक है, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए 365 दिन ही लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ इस फिगर को समझने का कोशिश करते हैं। जो सूर्य है यहाँ, और ये दिखा रहा है पृथ्वी की गति, मतलब किस डेट में पृथ्वी कहाँ पे रहती है। ठीक है, 21 मार्च को पृथ्वी यहाँ पे रहती है, और 21 जून को पृथ्वी यहाँ पे रहती है, 23 सितंबर को यहाँ रहती है, और फिर 22 दिसंबर को पृथ्वी यहाँ पर रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए रहती है, और जब यहाँ रहती है तो उसमें बसंत ऋतु रहता है, और यहाँ पे जब रहती है पृथ्वी तो उसमें ग्रीष्म ऋतु रहता है, और यहाँ पे फिर रहती है जब तो उसमें भी बसंत ऋतु होता है। ठीक है, और यहाँ जब रहती है तो शीत ऋतु रहता है। ठीक है, तो चले आगे समझते हैं और हम लोग। ठीक है, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी कि 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ठीक है,
6 घंटा हर एक वर्ष से बचते जाता है, तो 4 घंटों में मिल करके ये 24 घंटा हो जाता है, और 24 घंटा जो कि एक दिन के बराबर होता है। इसलिए हर एक चौथे वर्ष जो होता है वो लीप वर्ष कहलाता है, और उस वर्ष में जो फरवरी का महीना होता है वो 28 की जगह पर 29 दिनों का होता है। ठीक है, ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। अब पता लगाइए 2024 में हुआ था एक लीप वर्ष। ठीक है, अगला लीप वर्ष कब होगा तो 2028 में होगा। ठीक है, 2025 आपका लीप वर्ष नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसको ज्ञात कैसे करते हैं, तो लास्ट का जो डिजिट है उसको हम लोग 4 से भागा देते हैं। ठीक है, अगर पूरा भागा चला गया तो वो लीप वर्ष होगा, और पूरा भागा नहीं गया तो वो लीप वर्ष नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना। यहाँ पे हम लोग इस फोटो में देखे थे, मतलब इसी फोटो को, ये पृथ्वी जो है वो दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। ठीक है, सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतु में बांट सकते हैं। ठीक है, ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, जो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है वो जो सूर्य का परिक्रमा करते रहती है जब पृथ्वी, तो उसका स्थिति के अनुसार से होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। आप चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। ठीक है, जब 21 जून होता है उस समय कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसीलिए 21 जून का जो समय होता है वो कर्क रेखा के आसपास में जो भी क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, भयंकर गर्मी पड़ती है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। ध्रुव के पास जो भी होते हैं क्षेत्र, वहाँ पे सूर्य की किरणें जो होती है वो तिरछी पड़ती है, इस कारण से वहाँ पे कम ऊष्मा प्राप्त होता है और वहाँ पे ठंड महसूस होता है, ठंडा लगता है। ठीक है, उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं, यानी कि उत्तरायण जिसको बोलते हैं ये होता है। ठीक है, तो बात समझे, मतलब जो 21 जून का समय होता है उसके आसपास का समय 21-22 इसके आसपास मेन कर्क रेखा पर एक तरह से देखा जाए तो 21 जून को ही चमकते हुए रहता है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि जो उत्तरी गोलार्ध होता है उस पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ते रहता है क्योंकि सूर्य की जो सीधी किरणें होती है वो कर्क रेखा पर ही पड़ते रहती है। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आगे बात करते हैं तो 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। अब 22 दिसंबर को हम लोगों के यहाँ खास करके उत्तरी अक्षांश में उत्तरी कर्क रेखा के आसपास जो भी क्षेत्र है वहाँ पे ठंड मतलब गर्मी पड़ते रहता है, लेकिन 22 दिसंबर को हम लोग कड़ाके की ठंड महसूस करते रहते हैं। लेकिन वही उसी समय मकर रेखा के आसपास जो भी क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ भीषण गर्मी पड़ती रहती है। ठीक है, चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर उस समय लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु
होती है। ठीक है, जिस समय हम लोगों के यहाँ ठंड कड़ाके की पड़ती रहती है उस समय मकर रेखा के आसपास में जो भी लोग रहते हैं या जो भी क्षेत्र उसके आसपास है वहाँ पे बहुत भयंकर गर्मी पड़ती रहती है। ठीक है, इसके ठीक विपरीत स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी के इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? इसलिए वहाँ ग्रीष्म ऋतु में मनाते हैं कि जिस समय हम लोगों के यहाँ ठंड पड़ती रहती है उस समय वहाँ 25 दिसंबर को गर्मी का मौसम रहता है। ठीक है, चलिए अब आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ठीक है, 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं तो वैसी स्थिति को विषुव कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। ठीक है, और 21 मार्च को स्थिति के विपरीत होती है जबकि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। ठीक है, यहाँ तक समझे। दिन रात तो बराबर है लेकिन दोनों टाइम अलग अलग जगह पर मतलब कंडीशन रहता है पृथ्वी का। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन और रात तथा ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? ठीक है, इस तरीके से हम लोगों का ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।